हे वियर्स, माई सेल्फ हर्षिका। आई होप आपका आज का टेस्ट अच्छा गया होगा। और अब आपका कल है पेपर नंबर 2 का टेस्ट, जिसके लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले से चैनल पे अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अब मैं कराऊंगी यूनिट 4, क्योंकि आप जूनियर्स में से ही कुछ बच्चों का डाउट आया मेरे पास यूनिट 4 से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे। यूनिट 4 का नाम क्या है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस। इसमें क्या आ गया? डेफ ब्लाइंडनेस, यानी पूरी यूनिट में हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में ही करेंगे। तो 4.1 में हमें देखना है इसके बारे में बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस वगैरह। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेफ ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी होती है हमारी विजन और हियरिंग से रिलेटेड। इसे ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी भी कहा जाता है और मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई डेफ और ब्लाइंड है तो वो कंप्लीट डेफ या ब्लाइंड है, नहीं। वो अलग अलग डिग्रीज़ के बेसिस पे डेफनेस और ब्लाइंडनेस से डील कर रहा होता है। डेफ ब्लाइंडनेस किसी भी इंडिविजुअल को काफ़ी सारी चीज़ों में एक लिमिटेड अलाउंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में 92% इन्फॉर्मेशन हमारे विजन और हियरिंग सेंस से ही गेन करते हैं, और हमारे पास दोनों सेंस नहीं है या फिर कुछ कम मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, समझने की क्षमता, चलने की क्षमता, ये सभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अफेक्ट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। तो जो हेलन केलर थी, ये पहली ऐसी वुमेन थी जो डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, पढ़ सकती थी, लिख सकती थी और अपनी हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की। अब हम चलते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के कुछ मिथ्स के बारे में कि डेफ ब्लाइंड जो है, अगर किसी पर्सन को डेफ ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए क्या क्या मिथ्स लोगों के माइंड में रहते हैं। तो हम पहले मिथ की बात करते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के, कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है उसकी हियरिंग और साइट बिल्कुल ही नहीं है। ये भी एक केस हो सकता है, बट सबके में ऐसा नहीं होता है कि वो देख या सुन बिल्कुल ही ना सकता हो। पर हर किसी का सेम केस नहीं रहता। कुछ डिग्री तक वो हियरिंग या उसका विजन लॉस होता है। ये नहीं होता कि हर किसी का ही कंप्लीट रहे। दूसरा मिथ है कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो हमेशा कीन का यूज़ करेगा अपने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के टास्क के लिए, जो बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे लोअर हैंड टेक्निक, अपर हैंड टेक्निक, साइटेड गाइड टेक्निक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी ओरिएंटेशन मोबिलिटी के टास्क में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर पर्सन केन का ही यूज़ करे। सेकेंड, डेफ ब्लाइंड पर्सन कांट यूज़ फ़ोन, जो गलत है। डेफ ब्लाइंड पर्सन भी फ़ोन का यूज़ कर सकता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हर पर्सन यूज़ कर सके उस टेक्नोलॉजी को। इस तरह के एडेप्टेशंस होते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि डेफ ब्लाइंड पर्सन बिल्कुल ही फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है कुछ एडेप्टेशंस के साथ। डेफ ब्लाइंड पीपल ऑल रीड ब्रेल्स। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन डेफ ब्लाइंड है तो वो ब्रेल से ही पढ़ लिख सकता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं पढ़ने लिखने की। हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को ऐसे स्टिक नहीं कर सकते कि हाँ ये डेफ ब्लाइंड पर्सन है तो ये कीन से ही चलेगा, ये फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएगा, ये ब्रेल से ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक डिसेबल्ड पर्सन के पास भी। तो हमें ऐसा मिथ अपने माइंड में, इस सोसाइटी में नहीं बनाना चाहिए कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो इसका यही एक ऑप्शन है उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, हियरिंग एड्स विल मेक योर हियरिंग परफेक्ट। ये भी एक गलत है। लोगों को लगता है कि जो कान में लगाने वाली मशीन होती है या फिर कोक्लियर इम्प्लांट्स होता है वो करने से पर्सन का जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी हियरिंग ठीक हो सकती है, हाँ हो जाती है, कुछ डिग्री तक हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि आप बहरे हो, कोई स्टूडेंट बहरा है तो फिर कान की मशीन लगाने से वो सुनने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ है कि डेफ ब्लाइंडनेस मेक योर अदर सेंसेस सुपर ह्यूमन, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी के पास उसका विजन या हियरिंग नहीं है तो टच करके वो चीज़ों को अच्छे से जल्दी से समझ लेता है, उसे हल्का सा टच भी समझ में आ जाता है। बट ऐसा नहीं कि वो अपने बाकी सेंसेस से सुपर ह्यूमन बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट मिथ है कि डेफ ब्लाइंड पीपल कांट एन्जॉय देयर लाइफ फुलफिलिंगली। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ये गलत मिथ है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है, डेफ ब्लाइंड है, तो वो अपनी लाइफ को फुल एक्सटेंट के साथ नहीं जी सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। बस ज़रूरत है तो उन्हें सही गाइडेंस की, सही टेक्नोलॉजी की, एडेप्टेशंस की, सही पाथ की। लेकिन ये बिल्कुल गलत मिथ है सोसाइटी में कि वो पर्सन देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या फिर देख और सुन दोनों नहीं सकता तो वो उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। हेलन केलर एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सभी के लिए, जो डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशंस कंप्लीट की। अब हम आते हैं 4.2 की तरफ। 4.1 में आपसे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, यही सब पूछेंगे। 4.1 में से और कुछ नहीं आएगा डेफ ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। अब 4.2 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा,
क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस बेस्ड ऑन एज ऑफ ऑनसेट, डिग्री ऑफ लॉसेस। अब हमने ये 4.2 की हेडिंग पढ़ ली। अब इसमें पहला नया वर्ड क्या आया, एज ऑफ ऑनसेट। तो पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। एज ऑफ ऑनसेट होता है वो एज जिससे वो डिसेबिलिटी या फिर कंडीशन की शुरुआत हुई। अगर मैं आपको इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो एज ऑफ ऑनसेट इज एज एट विच एन इंडिविजुअल एक्वायर, डेवलप्स और फर्स्ट एक्सपीरियंसेस अ कंडीशन और सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और डिसऑर्डर। वो वाली एज जिस एज से किसी भी पर्सन को कोई भी कंडीशन या डिजीज़ या डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, उसे एज ऑफ ऑनसेट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो 4 कैटेगरीज होती है डेफ ब्लाइंडनेस की। पहला, कंप्लीट डेफ विथ पार्शली ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर कंप्लीट डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ पार्शल ब्लाइंडनेस। मतलब दोनों चीज़ या तो थोड़ी थोड़ी हो, या फिर दोनों चीज़ पूरी पूरी हो, या फिर एक चीज़ कम हो, एक चीज़ ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा या दूसरी चीज़ कम हो। ये हमारी कैटेगरीज रहती है डेफ ब्लाइंडनेस की। इसमें से क्वेश्चन बनता है, हमारे फर्स्ट ईयर के फाइनल्स में भी इसमें से क्वेश्चन आया था एंड इंटरनल्स में भी क्वेश्चन आया था कि डेफ ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज। उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन भी करना था, बट आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। ये 4 स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का, जिसमें ये नेम शो हो रहे हैं आपको कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ लॉसेस पे। मैंने आपको बताया ना कि कोई बच्चा ब्लाइंड है या फिर डेफ है तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरा ही हो, कुछ डिग्रीज होती हैं, उस बेसिस पे होता है। हम पहले ब्लाइंड का भी सीखेंगे और हियरिंग का भी सीखेंगे, अलग अलग डिग्रीज। पहले हम हियरिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो कैसे करते हैं, डैश सेंटीमीटर या फिर डैश किलो, डैश लीटर, पीछे लीटर किलोग्राम ये सब आ रहा है ना। ऐसे हियरिंग को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। तो ऐसे ही हियरिंग के हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये 4 टर्म्स तो सबको पता ही होंगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड का रहता है 26 to 40 डेसिबल तक, यानी कि इसमें हमारा थोड़ा सा लेस देन 40% हियरिंग डिफिसिट होता है, 26 to 40 डेसिबल तक। मॉडरेट का रहता है 41 से 60 डेसिबल तक, सीवियर का रहता है 61 से 70 डेसिबल तक, प्रोफाउंड रहता है 71 से 90 डेसिबल तक, और जो टोटल लॉस हो जाता है वो 90 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा हियरिंग की डिग्रीज। तो हम चलते हैं विजन की डिग्रीज पर। तो जिसकी आई का रेशियो 20/30 से लेकर 20/60 तक रहता है उसे हम माइल्ड विजन लॉस बोलते हैं। जिसका 20/70 से लेकर 20/160 तक रहता है उसको मॉडरेट कहा जाता है। जिसका 20/200 से लेकर 20/400 तक रहता है उसको सीवियर विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। जिसका 20/500 से लेकर 20/1000 तक रहता है उसको प्रोफाउंड विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। और जिसका लेस देन 20/1000 हो जाता है वो टोटली विजन इम्पेयर्ड होता है, जिसका बिल्कुल भी विजन नहीं है। तो ये रही हमारी डिग्रीज हियरिंग की और विजन की। इन्हें याद कर लेना, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी एक के बारे में पूछ सकते हैं, दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा है अगर आप इन डिग्रीज़ को याद कर लो तो, मेनली हियरिंग और विजन की। एक्सटर्नल्स में भी काम आता है, इंटरनल में भी काम आता है। अब हम चलते हैं 4.3 की तरफ। हमने 4.2 के एज ऑफ ऑनसेट के बारे में भी पढ़ लिया, कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में भी पढ़ लिया और डिग्री ऑफ लॉसेस के बारे में भी पढ़ लिया, हियरिंग और विजन दोनों की। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है 4.3 विच इज़ डिफरेंट सिंड्रोम्स लीडिंग टू डेफ ब्लाइंडनेस। तो इन सिंड्रोम्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन तो बहुत कम चांसेस है मांगेगा, 0.1% चांस है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे। बाकी सिंड्रोम्स के नाम पूछ सकता है विच लीडिंग टू डेफ ब्लाइंडनेस। तो मैं आपको 4 सिंड्रोम्स के नाम बता देती हूँ। पहला चार्ज सिंड्रोम, सेकंड डाउन सिंड्रोम, थर्ड गोल्डन हार सिंड्रोम एंड फोर्थ कॉग्निशियल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, इन चारों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सिर्फ ये नाम याद कर लेना और हल्का फुल्का इसके बारे में गूगल से पढ़ना तो पढ़ लेना, नहीं तो सिंड्रोम्स के ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं 4.4 पे विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस ऑन कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप्स एंड ऑल लर्निंग एंड वेरियस लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हम एक एक करके समझेंगे हर टॉपिक को। डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि वो ना देख सकता है ना सुन सकता है। इस वजह से अगर
अब आप इस चीज़ को समझो, डेफ ब्लाइंड पर्सन की अगर विजन, जो उसका विजन सेंस है वो पार्शली है, थोड़ा बहुत वो देख सकता है, तो हम उसके साथ इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो कंप्लीट ब्लाइंड है तो हमें उसके साथ अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन लैंग्वेज एक बहुत ही मेन सोर्स होता है। तो जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा बिछड़ से जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें उनके कॉमन इन्वायरमेंट का सराउंडिंग से थोड़ी जान पहचान करानी चाहिए जिससे वो रिलेट कर सके। नेक्स्ट आते हैं मोबिलिटी की। अब इसके लिए ये सेम टॉपिक, डेफ ब्लाइंडनेस के लिए मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन का सेम टॉपिक कोर्स 6 पेपर नंबर 6 में भी है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने उस वीडियो में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की और टीचिंग टेक्निक्स अच्छे से अलग से एक्सप्लेन की हुई हैं। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि मोबिलिटी के लिए जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है उसके लिए 5 टेक्निक्स होती हैं। अपर हैंड टेक्निक, ये आपको क्लास में बताया भी होगा, लेकिन ये अच्छे से समझने वाली चीज़ है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती है, हमारे एक्सटर्नल्स में भी आई थी वाली चीज़। मोबिलिटी में अपर हैंड टेक्निक, जिसमें जो डेफ ब्लाइंड पर्सन का हाथ यहाँ होता है और वो अपने ऊपर के ऑब्स्टिकल्स को फील करके फिर मूव करता है। नेक्स्ट लोअर हैंड टेक्निक, जिसमें उसका हाथ अपने लोअर बॉडी पार्ट पे होता है और वो नीचे से अपनी बॉडी को सेव करते हुए ऑब्स्टिकल्स फील करके मूव करता है। नेक्स्ट केन टेक्निक, जिसमें वो केन का यूज़ करके मूव करता है, चाहे वो केन एडवांस केन हो या नॉर्मल केन हो। नेक्स्ट साइटेड गार्ड टेक्निक, ये आपने मोस्टली मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन को मूव कराया जाता है एक गार्ड के थ्रू। ब्लाइंड पर्सन उस गार्ड का हाथ एल्बो से पकड़ता है और फिर मूव करता है। नेक्स्ट द गाइड डॉग टेक्निक, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉग को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और डेफ ब्लाइंड पर्सन को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि क्या ऑब्स्टेकल आए तो डॉग को क्या साइन करना है, और जो डॉग साइन क्या कर रहा है उसका मतलब क्या है, कौन सा साइन क्या चीज़ इंडिकेट करता है, इससे रिलेटेड दोनों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रहती है मोबिलिटी की टेक्निक्स। नेक्स्ट हम आते हैं लर्निंग पे। जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होता है उसकी लर्निंग हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमें मोस्टली हैंड ऑन लर्निंग का, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट वाली टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वो पर्सन ना देख सकता है ना सुन सकता है, इसलिए उसकी बाकी के सेंसेस का हमें फुल एक्सटेंट तक यूज़ करना चाहिए। चीज़ों को वो टच करके, फील करके, टेस्ट करके समझे, किसी भी टास्क में खुद इन्वॉल्वमेंट दिखाए और फिर चीज़ों को अच्छे से याद करे, समझे। नेक्स्ट आते हैं सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो अपने आप को डिटैच्ड ना फील करे पूरी सोसाइटी से, कम्युनिटी से। उसके साथ वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए सक्षम है। अगर उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो वो जी सकता है, बट हाँ हमें उसे सपोर्ट करते रहना चाहिए। इस तरह से नहीं कि हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तरस खा रहे हैं, बेचारा कर रहे हैं, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये तो अलग है, बिल्कुल हम उसे अपनी सोसाइटी से अलग ही फील करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पर्सन की तरह उससे बिहेव करना चाहिए। बट हाँ अगर उसे कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प मांग रहा है, तो हमें हेल्प भी करनी चाहिए बिना अपना एक गलत बिहेवियर शो करे। तो इसी के साथ हमारा 4.4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लास्ट आते हैं 4.5 की तरफ। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 में है कम्युनिकेशन चैलेंजेस, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज। मतलब वही मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क होता है डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि ना वो सुन सकता है ना देख सकता है, इसलिए हमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप करना चाहिए। उसको क्या क्या कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, ज़रूरतों को, अपने इंटरेस्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करे, कैसे अपनी बात सामने वाले के सामने रखे, ये चीज़ हमें उसे अच्छे से सिखानी चाहिए। डिफरेंट मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, वो क्या क्या होते हैं कि वो लिप रीडिंग का यूज़ करे। अगर उसका विजन थोड़ा बहुत है तो वो लिप रीडिंग यूज़ कर सकता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट साइन लैंग्वेज, फिर चाहे से वो इंडियन साइन लैंग्वेज हो, अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो। विजन है तो हम डिफरेंट गेस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ अलग अलग चीज़ें, टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एडेप्टेशंस का यूज़ कर सकते हैं, उसे 3D ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइंस बता सकते हैं। ऐसे ही हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई थी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, अब मैं आपको 5 टेक्निक्स बताती हूँ लर्निंग की। अगर आप ये टेक्निक्स की हेडिंग भी लिख के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कौन कौन सी टेक्निक्स है वो? पहली, हैंड अंडर हैंड। इसमें जो ट्रेनी का हाथ है वो बच्चे के हाथ के नीचे रहता है और फिर वो उसको हल्की हल्की डायरेक्शन, हिंट प्रोवाइड करता है अपने हैंड को मूव करने के लिए। नेक्स्ट, हैंड ओवर हैंड। इसमें ट्रेनी का हाथ ऊपर रहता है और बच्चे का हाथ नीचे रहता है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल ट्रेनी का होता है, वो उसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बच्चे का हाथ मूव करवाता है। नेक्स्ट, रिस्ट हेल्प।
हम इसमें तो ट्रेनी मतलब हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड में हैंड टू हैंड हेल्प थी, बट रिस्ट हेल्प में यहाँ रिस्ट से ट्रेनी बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट या फिर हिंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एल्बो हेल्प, इसमें एल्बो से पकड़ के वो एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, बट एल्बो टेक्निक में जो ट्रेनी है वो बच्चे की एल्बो पकड़ता है यहाँ से और फिर उसको हिंट या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट शोल्डर हैप, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ग्रॉस मोटर यूज़ होती है, तो उसमें कई बार ट्रेनी उसको शोल्डर हेल्प भी प्रोवाइड करता है। होता है कि कुछ लिमिटेड टास्क में यूज़फुल होती है, बट हाँ यूज़फुल होती हैं। तो यही हमारी टेक्निक्स यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कुछ जूनियर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आप उनके थ्रू या फिर उनसे नंबर लेके जिस भी तरह आप मुझसे कंटेक्ट करके पूछ सकते हो अपने डाउट। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।